आप लोगों को पता है रामायण फिल्म को नमित मल्होत्रा's रामायण क्यों बोला जा रहा है? नितेश तिवारी से ज्यादा नमित मल्होत्रा का नाम एक्सपोजर में क्यों है? और रामचरण क्यों श्री राम के रोल के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है? और रामायण ग्लिम्स में इसके लोगो एनिमेशन को इतना ग्रैंड लॉन्च क्यों दिया गया? आखिर क्या खास बात है इसके लोगो एनिमेशन में? सब बताता हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए देवेंद्र सिनेमैटिक्स के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नमित मल्होत्रा के बारे में कि ये कौन है। ये मुंबई से हैं और एक सिनेमेटोग्राफर और फिल्म प्रोड्यूसर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके दादाजी एम.एन. मल्होत्रा सिनेमेटोग्राफर रह चुके हैं और इनके फादर नरेश मल्होत्रा एक फिल्म प्रोड्यूसर रह चुके हैं। लेकिन नमित मल्होत्रा ने सिनेमा की इस लाइन से हटकर फिल्म के एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के इनोवेशन में काम किया। ये काम इन्होंने अपने पिताजी के गैरेज से स्टार्ट किया, कुछ 2-3 बिगिनर्स और आर्टिस्ट की हेल्प से, और बाद में इसी काम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने प्राइम फोकस नाम से वीएफएक्स स्टूडियो की स्थापना की, जिसमें हर प्रकार की बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म के प्रोजेक्ट्स का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क हुआ। इसके बाद नमित मल्होत्रा ने लंदन के डबल नेगेटिव स्टूडियो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीनेग स्टूडियो में सीईओ के पोस्ट पर रहते हुए इन्होंने उसे 8 ऑस्कर दिलाने में मदद की। और रामायण फिल्म नमित मल्होत्रा का ड्रीम प्रोजेक्ट थी, जिसके लिए उन्हें ग्लोबल टीम की रिक्वायरमेंट थी, और ये टीम इन्होंने डीनेग में सीईओ रहते हुए बना ली थी। जिनमें से एक है गाय नॉरिस, जिन्होंने हॉलीवुड की मैड मैक्स, सूरी जैसी फिल्मों का स्टंट डिजाइन किया, एक्शन डिजाइन किया, और अब रामायण के एक्शन सीक्वेंस डिजाइन कर रहे हैं। दूसरे हैं हॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर हैंस जिमर, जिन्होंने हॉलीवुड की इंटरस्टेलर, F1, इंसेप्शन, द लॉयन किंग जैसी फिल्मों का म्यूजिक दिया है। नमित मल्होत्रा इन्हें रामायण के लिए लेकर आए ताकि वो पूरी फील के साथ इस फिल्म का म्यूजिक दे सके। भले ही वो इंडिया से नहीं है, लेकिन एक प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं कि उसका फील क्या होने वाला है, और ये आप ग्लिम्स में देख भी चुके हैं। और हॉलीवुड में वीएफएक्स देने वाला स्टूडियो डीनेग ऑलरेडी इनके पास है। तो नमित मल्होत्रा ने अच्छा खासा रिसोर्स और नेटवर्क बनने के बाद ये सोचा कि अब रामायण को वर्ल्ड लेवल पर क्रिएट कर ही लिया जाए, जिसकी प्लानिंग 2015 में शुरू हुई और 2025 में इसके आउटपुट के रूप में हमको इसका ग्लिम्स देखने को मिला। तो नमित मल्होत्रा ही वो इंसान है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, रामायण के बारे में सोचा, और अपने क्रिएटिव थॉट और टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए भी आगे आए। इसलिए इसे नमित मल्होत्रा's रामायण बोला जा रहा है। और इतनी रिसर्च और रिसोर्स की प्लानिंग के बाद अगर श्री राम की कास्टिंग को लेकर ऑडियंस इतनी बवाल मचा रही है कि श्री राम की कास्टिंग जो है वो सही नहीं है, श्री राम के रोल में लोगों को अपने दिमाग में छपे हुए रामचरण के कैरेक्टर को ही देखना था, जो उन्होंने RRR में देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि श्री राम के रोल के लिए एक गुड लुकिंग और क्लीन शेव एक्टर को ही अप्रोच किया जा सकता था, और रणवीर कपूर से पहले सिर्फ महेश बाबू को ही अप्रोच किया था। लेकिन महेश बाबू के पास ऑलरेडी SSMB 29 प्रोजेक्ट डिस्कशन में चल रहा था, जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस हाइट में सिर्फ रणवीर कपूर ही एक सुपरस्टार कैटेगरी में एक्टर थे जिनको इस रोल में परफेक्ट माना गया, और वो सही चॉइस है। और रामचरण ने RRR में जो श्री राम का रोल किया है लास्ट में, वो हमें अच्छा लगा क्योंकि वो एक डिमांड थी, वो एक क्रिएटिव डायरेक्शन था। लेकिन वो पूरी रामायण के लिए सही नहीं है, क्योंकि उन्हें हमें कभी क्लीन शेव में देखा नहीं है। और ये क्लीन शेव वाली गलती आदि पुरुष में ऑलरेडी मेकर्स कर चुके हैं प्रभास को लेकर। भगवान श्री राम की हाइट पुराणों में 8 से 9 फीट बताई गई, और यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि नमित मल्होत्रा ने रामचरण के बारे में सोचा तक नहीं इसकी कास्टिंग के बारे में, क्योंकि उनकी हाइट भी कम। और अब बात करते हैं इसके लोगो एनिमेशन के बारे में कि आखिर क्यों इसे इतना बड़ा ग्रैंड लॉन्च दिया गया और इसमें ऐसी डिटेलिंग क्या है। वैसे आजकल सभी क्यूरियस हैं और इस लोगो को डिटेल में देखकर समझ चुके होंगे कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसी डिटेल्स दे रहा हूँ जो शायद आपने मिस कर दी होगी। दोस्तों, जो भी इस लोगो में क्लोजअप शॉट में दिखाया जा रहा है वो इस फिल्म में दिखाया जाने वाला है। जैसे आपने इस लोगो के अंदर देखा है कि श्री राम का धनुष तोड़ते हुए दिखाना, और एक डिटेल है इस लोगो में, जैसे आप देख सकते हैं, एक आंख वाला राक्षस। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने इस राक्षस को मारा था जब वो वनवास में थे। इस राक्षस का नाम है कबंध राक्षस। जब भगवान श्री राम वनवास में थे और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इस राक्षस ने अपनी भुजाओं में उठा लिया था। इसकी सारी शक्तियां इस भुजाओं में थी, और दोनों ने इस राक्षस को भुजाओं को काटकर इसको हराया था, और इसको मारने के बाद इसे मुक्त किया था, क्योंकि ये एक शापित राक्षस था। इसकी ज्यादा डिटेल इस फिल्म में देखने को मिलेगी कि आखिर ये सीक्वेंस कैसे बना। लोग बोलते हैं बार बार रामायण क्यों बनाते हैं फिल्म मेकर्स या टीवी सीरीज में या कुछ भी, तो टीवी सीरीज को एक तरफ करो, फिल्म के बारे में बात करते हैं कि ये फिल्म क्यों बन रही है। ये फिल्म और इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ इसलिए बन रही है क्योंकि ये जो कबंध राक्षस वाला सीक्वेंस है या इसके जैसे और भी सीक्वेंस है जो उस टाइम की रामायण में क्रिएट नहीं हो सकते थे। आज VFX है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है और क्रिएटिव थॉट्स हैं।
तो ये जो कबंध राक्षस वाला जो क्रिएचर है वो अब जनरेट हो सकता है, उसका प्रॉपर एनिमेशन हो सकता है, तो इसको रियलिटी के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। यही कारण है कि अभी तक डेली सॉफ्ट की रामायण में इस तरीके का प्रोडक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें डेली बेसिस पे शूट करना होता है और वहाँ पे वीएफएक्स सबसे बड़ा हर्डल होता है। लेकिन आज की रामायण को पर्दे पर ऑडियंस वीएफएक्स के साथ डिटेलिंग में देख सकेगी। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट में जो जो हमें देखने को मिलने वाला है वो पूरा इस लोगो एनिमेशन में शो किया गया है, इसलिए इसके लोगो एनिमेशन को इतना बड़ा ग्लिम्प्स और इतना बड़ा लॉन्च दिया गया। और अगर ये जितना लोगो में दिखाया गया है, जिस डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है, अगर ये सब फर्स्ट पार्ट में दिखाने वाले हैं तो इसके पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स में काफी लंबा वक्त लगने वाला है। और एक लास्ट डिटेल है जो लोगों में दिखाई गई है, जिसे शायद आपने इग्नोर कर दिया होगा, वो है भारत का नक्शा जो त्रेता युग के समय पे था, वही भारत का नक्शा वहाँ पे बीच में पुट किया गया है सर्कल में। और इस नक्शे के बीच में जो ब्लू पार्ट है, जो ब्लू लाइटिंग इफेक्ट आप देख रहे हैं, वो यूं ही नहीं है, वो भगवान श्री राम का भारतवर्ष है जो उनके डिवाइन कलर यानी कि ब्लू कलर में दिखाया गया है। सोचिए किस लेवल की डिटेलिंग इस रामायण में देखने को मिलने वाली है, जो अभी तक हमने देखी नहीं है। टेक्नोलॉजी और आर्ट के सहयोग से ये एक बड़ी कोशिश है जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया के सामने बड़ा बना देगी, वो भी भारत के पुराने इतिहास और भगवान श्री राम के नाम से। ये अभी से कोई पैन इंडिया फिल्म या पैन वर्ल्ड फिल्म नहीं, एक ग्लोबल फिल्म बन चुकी है। कई सारी कंट्रीज के यूट्यूबर्स अपने चैनल पर इसका ट्रेलर रिव्यू कर रहे हैं अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, और इसीलिए इसे दूसरी भाषा में डब ना करते हुए एआई की मदद लेकर इसे हर लैंग्वेज में रेंडर किया जाएगा, ताकि पूरे एक्सप्रेशन और सही फील के साथ हर देश के लोग इस रामायण को देख सकें। ये भी एक नया इनोवेशन है जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है। फिलहाल मेरे पास इस फिल्म को लेकर इतनी ही डिटेल्स है। चैनल ग्रोइंग है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी इससे जुड़े फैक्ट्स लेकर आने वाला हूँ। और वीडियो में फैक्ट्स अच्छे लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। और कमेंट बॉक्स खुला है, अगर रामायण के टीजर में आपने कुछ ऐसी डिटेल्स देखी है जो मैं मिस कर गया हूँ, मैंने नहीं बताई है, तो आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।